माना कि हम क्या करें, इसका गणितीय रूप देखा जाए तो गणितीय रूप देखने के लिए हम क्या मान लें, माना कि धन आयन के लिए मोलर चालकता का मान, माना कि जो धन आयन है उस धन आयन के लिए मोलर चालकता का मान को हम लोग मोलर चालकता के मान को हम लोग दर्शा देते हैं बी प्लस और आपका इन्फिनिट प्लस से, जहाँ पर लैम्डा इन्फिनिट जो है वो अनंत अणुता को प्रदर्शित कर रहा है और v जो होती है वो उसकी मोलर चालकता को प्रदर्शित करता है। ये किसके लिए, धन आयन के लिए। ऋण आयन के लिए हम देखें मोलर चालकता का मान, तो ऋण आयन के लिए मोलर चालकता के मान को हम क्या मान ले, माइनस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस से। तो इन दोनों धन आयन और ऋण आयन की जो मोलर चालकता का योग होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, अनंत अणुता पर तुल्यांकी चालकता के बराबर हो जाता है। मीन्स आप इसको हम क्या लिख दें, लैम्डा एम इन्फिनिट इक्वल टू धन आयन की मोलर चालकता और ऋण आयन की मोलर चालकता v प्लस लैम्डा प्लस इन्फिनिट प्लस हो जाएगा माइनस लैम्डा माइनस इन्फिनिट होता है। इसी को कहा जाता है कोलरास का नियम। कोलरास का नियम क्या है, तो किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान, अनंत अणुता पर ये मोलर चालकता का मान उसके धन आयन एवं ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के तुल्य होता है। इस नियम को कहा जाता है कोलरास का नियम। इसको हम क्या करें, एग्जाम्पल के थ्रू समझे। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें हम एक विद्युत अपघट्य ले रहे हैं। सपोज करें एक इलेक्ट्रोलाइट है आपका Na, इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं NaCl, बहुत सारे हैं, हम लोग NaCl को लेकर के चलते हैं। NaCl एक विद्युत अपघट्य है। अब NaCl के लिए हम क्या निकालें, कोलरास नियम फॉलो करते हुए। NaCl एक क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए हम निकाल लेते हैं विधि है, इस पर फॉलो करते हैं कोलरास का नियम। तो NaCl जो होता है वो पहले विघटित होगा और विघटित होकर के ये कन्वर्ट हो जाता है Na+ और Cl- आयन में। जब हम इसको ब्रेकआउट करते हैं NaCl को, तो Na+ और Na- मीन्स एक धन आयन और एक ऋण आयन का फॉर्मेशन होता है। अब इनकी हमें क्या निकालनी है, अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान निकालना है। तो अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान निकालने के लिए हम क्या करें, m की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें, लैम्डा इन्फिनिट, जहाँ m है m की जगह में हम क्या लिख दे रहे हैं, NaCl लिख दे रहे हैं। देन आपको लिखना है धन आयन, तो V प्लस V है, इस V की जगह में हम क्या लिख दें, जो धन आयन है उसको लिख देते हैं, या सीधा सीधा लिख दें लैम्डा इन्फिनिट Na प्लस, ये लिख सकते हैं, प्लस क्या हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिट Cl माइनस। ये दोनों की वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पर पुटअप कर दिए। और यदि इस NaCl के लिए हमें Na+ और Cl माइनस, इन दोनों के लिए लैम्डा इन्फिनिट का वैल्यू पता हो, अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान हमें ज्ञात हो, तो हम NaCl के लिए क्या ज्ञात कर सकते हैं, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। सपोज हम इसको एक्सप्लेन करें, जैसे Na है, Na+ होता है, इसके लिए मोलर चालकता का मान 298 केल्विन टेम्परेचर पर दिया गया है। यदि 298 केल्विन ताप पर Na+ के लिए हम मोलर चालकता का मान ज्ञात करें, तो मोलर चालकता का मान होता है 50.1। कितना होता है, 50.1। तो लैम्डा इन्फिनिट 50.1 यहाँ पर लिख दिए। फिर Cl के लिए देखेंगे, तो Cl के लिए हम अनंत अणुता पर मोलर चालकता का मान निकालेंगे, तो ये होता है 76.34 होता है। अब इस दोनों वैल्यू को हम क्या कर दें, आपस में जोड़ दें। तो दोनों वैल्यू को जब आपस में जोड़ेंगे तो हमें लैम्डा इन्फिनिट NaCl के लिए जो मोलर चालकता है उसका मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो दोनों की वैल्यू को आपस में ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, इसको एक बार फिर से लिख रही हूँ मैं, 501 + 76.34। अब दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा,
8 करने पर 4 का 4 314.6 का 6 और 7 कितना 7 5 कितना हो जाएगा 12। तो इतना होगा, मीन्स लैम्डा इन्फिनिट NaCl के लिए ये मोलर चालकता का मान अनंत अनुता पर इतना होगा। इस तरह से हम कोलरास के नियम के अकॉर्डिंग किसी भी विद्युत अपघट्य दिया हुआ है उस विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी नियम को कहा जाता है कोलरास का नियम। और बहुत सारे विद्युत अपघट्य हैं, उसके लिए आपको क्या निकालना है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात करना है। जैसे कि और विद्युत अपघट्य ले लें BaCl2, यहाँ पर हम क्या रख देंगे BaCl2 रख देंगे, या फिर क्या लिख सकते हो AlCl3। ये बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, उसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हो AlCl3, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए निकाल सकते हैं BaCl2 ये। तो इतना आपको इसके अंतर्गत एक्सप्लेन करना है कि कोलरास नियम क्या होती है और कोलरास के नियम से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है आपका कोलरास नियम। थोड़ा सा बच गया था, कल इसका हाफ मैं बता चुकी थी कोलरास नियम का, उसका हाफ बच गया था। तो ये आपका इतना देखना है कोलरास का नियम के अंतर्गत। उसके बाद आपको थोड़ा सा देख लेना है इसमें जो कोलरास नियम है उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन या लिख दूं यहाँ पर अनुप्रयोग कोलरास ला। कोलरास नियम जो होता है उसके कौन कौन से अनुप्रयोग हैं उसको देखते हैं। हम लोग इसका पॉइंट बस देखते हैं, डिटेल्स नहीं देखेंगे, सिर्फ पॉइंट को देख लेते हैं कि क्या क्या इसका उपयोग है, क्या क्या कोलरास के नियम की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला बताया गया है कोलरास नियम की सहायता से हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य दिया हुआ है उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या है, तो पहला हो जाएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य का अनंत अनुता पर मोलर चालकता, अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में पहला इसका उपयोग है। तो हम अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य। यहाँ पर हम लोग किसका लिए थे, प्रबल का, यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य लेंगे। जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत कौन सा आता है CH3COOH, ये एक प्रकार का दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इसके लिए यदि हमको क्या निकालना है, कोलरास के नियम के अकॉर्डिंग क्या निकालना है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो सबसे पहले हम इसको ब्रेकआउट करेंगे, CH3COO माइनस में ब्रेकआउट होगा और H प्लस में टूट जाएगा। तो यहाँ पर इसमें नियम के अकॉर्डिंग इसको फॉलो करें तो लैम्डा इन्फिनिट एम ना लिखे इसको हम क्या लिख दे CH3COOH इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा इन्फिनिट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिट H प्लस। अब इन दोनों की वैल्यू को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, पुटअप करेंगे और दोनों की वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें ओवरऑल जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात हो जाएगा। तो ये पहला अनुप्रयोग होता है कोलरास नियम का। देन सेकेंड अनुप्रयोग देखें, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं अनुप्रयोग को। दूसरा अनुप्रयोग है आपके कोलरास नियम का। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसके लिए हम लोग वियोजन स्थिरांक की गणना करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक को ज्ञात करने में हम इसका यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट और देखें तो इसका उपयोग जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में किया जाता है। जल होता है, जल का उसका आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में किया जाता है। आयनिक गुणनफल, इस पॉइंट को मैं बता रही हूँ, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ, तो इसको आप लोग एक्सप्लेनेशन बुक से देख लेना। तो जितने भी जल है उसका आयनिक गुणनफल ज्ञात करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका का एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, कोलरास नियम की सहायता से हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पर
उसकी क्या ज्ञात कर सकते हैं, चालकता ज्ञात, मोलर चालकता, वियोजन स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं, डिसोसिएशन भी ज्ञात किया जाता है इसको डिसोसिएट करने के लिए, और अल्प विलेय जो लवण होता है उसकी विलेयता ज्ञात करने में किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिखी हूँ। जो अल्प विलेय लवण है, जल में जैसे हम किसी लवण को विलेय करते हैं तो अविलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब जितने भी अल्प विलेय लवण है उस अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने के लिए हम कोलरास नियम का उपयोग करते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया कोलरास का नियम। तो इतना आपको देखना है कोलरास नियम होता क्या है और कोलरास नियम के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। रफ कर दूं इसको। अब इस चैप्टर के अंतर्गत एक लास्ट टॉपिक बच गया है और उसको हम लोग देखेंगे जो काफी इम्पोर्टेंट है और थ्योरिकल है। वो जो टॉपिक बचा हुआ है वो है कोरिजन, संक्षारण। इसके बारे में देखेंगे क्योंकि ये यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि संक्षारण क्या होता है, इसको डेफिनेशन देखिए, इसकी मैकेनिज्म को बताइए रासायनिक समीकरण के द्वारा, और इनके बचाव के क्या क्या उपयोग हैं और इनके संक्षारण होने का क्या रीजन है। तो इतनी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोरिजन। कोरिजन को बोला जाता है संक्षारण। संक्षारण का हिंदी में सीधा सीधा मतलब होता है लोहे में जंग लगना। सीधा सा बोल दिया जाए तो संक्षारण को बोला जाता है कोरिजन और इसको बोलते हैं लोहे में, सीधा सा इसका मतलब होता है लोहे में जंग लगना। ये है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि लोहे में जंग लगना क्या होता है। ये सीधा सा देखा जाए, डिफाइन करें इसको तो सबसे पहले इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखना है। लोहे में जो जंग लगना होता है वो एक प्रकार का विद्युत रासायनिक क्रिया होती है। ये एक संक्षारण की जो क्रिया होती है, पहला पॉइंट इसमें याद रखना, संक्षारण जो होती है वो एक विद्युत रासायनिक घटना होती है। विद्युत रासायनिक घटना है। विद्युत रासायनिक घटना है मतलब क्या है कि इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है, मीन्स इसमें कैथोड और एनोड होगा। जब इसमें रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक प्रोसेस होगी, तो उस कंडीशन में एक कैथोड और एक एनोड दोनों बनेगा, तभी उसमें कंप्लीट होगा। तो ये एक प्रकार का पहला पॉइंट देखें तो ये एक विद्युत रासायनिक घटना होती है, जिसमें क्या होता है कि धातु, जितने भी धातु होते हैं वो वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन, जितने भी धातु हैं वो धातु वायुमंडल की नमी, धातु जो होता है वह वायुमंडल की नमी मीन्स आपका सीधा ले तो पानी बोलना चाहिए, नमी या H2O, व ऑक्सीजन से, नमी व ऑक्सीजन दोनों से क्रिया करके धीरे धीरे अवांछनीय, ऑक्सीजन से क्रिया करके अवांछनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को कहा जाता है संक्षारण। तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस क्रिया को कहा जाता है संक्षारण। डेफिनेशन क्या हो गया, संक्षारण एक विद्युत रासायनिक घटना होती है और धातु वह वायुमंडल की नमी से, जो धातु होती है वह वायुमंडल की नमी व ऑक्सीजन से क्रिया करके अवांछनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को कहते हैं, इस तरह मतलब देखा जाए तो धातु क्या होने लगता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, समाप्त होने लगता है। तो इस घटना को हम लोग बोल देते हैं संक्षारण। संक्षारण का उदाहरण देखें हम लोग तो संक्षारण का पहला एग्जाम्पल तो पहला होता है लोहे में जंग लगना। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे में जंग लगना,
लोहे में जंग कैसे लगता है, तो इसको हम लोग अभी डिटेल्स में देखेंगे। जैसे लोहे हैं, लोहा को यदि हम क्या कर दें, खुले जगह में छोड़ देते हैं, तो खुले जगह में जब छोड़ा जाता है तो लोहा जो है वो ऑक्सीजन और वाटर नमी से क्रिया करके उसमें क्या हो जाता है, जंग लग जाता है या रस्ट हो जाता है, अवांछनीय पदार्थ उसमें इकट्ठे हो जाता है, तो उस क्रिया को ही बोलते हैं हम लोग लोहे में जंग लगना। ये होता है रस्टिंग ऑफ। दूसरा बोले तो चांदी की जो चांदी का कलर होता है, चांदी का काला कलर में परिवर्तित हो जाना, या सीधा बोले तो चांदी का काला हो जाना, काला होना। जो चांदी हम लोग जनरली यूज करते हैं, पहनते हैं, उसको हम देखोगे तो उससे क्या निकलने लगता है, काला काला दिखाई देने लगता है। तो वो किसके कारण होता है, तो वो है संक्षारण के कारण। तो सिल्वर ब्लैक हो जाना। और इसमें प्रोसेस देखें, तीसरा तो जितने भी आपका धातु होता है, जितना भी धातु देखते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, पीतल हो गया, तो इन धातु की सतह पर हरे रंग की परत का बनना। जितना भी धातु देखेंगे, जैसे कॉपर देखोगे आप लोग, पीतल देखते हैं, तो कॉपर या पीतल की सतह पर हरे रंग का या फिर हल्का हरे रंग का परत के समान जमना, ये भी किसके कारण होता है, तो वो भी संक्षारण के कारण होता है। तो ये इसका एग्जाम्पल है संक्षारण का। तो पहले हम लोग क्या देख लिए, डेफिनेशन, देन उसका क्या देख लिए, एग्जाम्पल। फिर हम लोग देखते हैं संक्षारण जो होती है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ संक्षारण। संक्षारण के लिए विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस होता है या इसका मैकेनिज्म बोला जाए, तो इसको हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, विद्युत रासायनिक सिद्धांत ऑफ जंग लगना। तो जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत, ये आपका पहला पॉइंट हो गया डेफिनेशन। दूसरा पॉइंट हो गया आपका विद्युत रासायनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। जो रस्टिंग होता है, जंग लगना को ही बोलते हैं रस्टिंग। इस रस्टिंग की जो क्रिया होती है उसका इलेक्ट्रोकेमिकल विद्युत रासायनिक सिद्धांत हम लोग देखेंगे कैसे जंग लगता है। तो इस प्रोसीजर को थोड़ा अच्छे से समझना, या फिर हम लोग अच्छे से देखें कि कैसे इसमें जंग लगने की प्रोसेस को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ। डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग इजली समझेंगे कि कैसे लोहे में जंग लगता है। तो सबसे पहले हम देख लें, मान लो सपोज करें कि हम एक आयरन की ये जो परत लेते हैं, ये सतह है, और ये सतह किसका है, तो ये आयरन की सतह है। ये किसका सतह है, आयरन का, इसमें Fe है। और इस आयरन की सरफेस पर, इस सतह पर यदि पानी की कुछ बूंदे या ओस इकट्ठा हो जाए, जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ऐसे पानी की कुछ बूंदे या ओस जब इकट्ठा हो जाती हैं, ये पानी की बूंदे या फिर ओस, दोनों में से कोई भी हम लोग यहाँ पर सपोज करते हैं कि ये मान लो ये H2O की बूंदे हैं। पानी की कुछ बूंदे इस आयरन की सतह पर एकत्रित हो जाती हैं। तो आयरन की सतह पर एकत्रित होने के बाद जब ये जो सतह, आयरन की सतह वायुमंडल के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आएगा, वायुमंडल के संपर्क में आता है, तो वायुमंडल से ये नमी H2O और ऑक्सीजन O2, नमी और ऑक्सीजन दोनों के साथ क्या करता है, क्रिया करते हैं। या फिर अदर और जैव गैसेस उपस्थित होती हैं, CO2 भी रहता है, NO उपस्थित रहता है। तो जितने भी गैस वायुमंडल में उपस्थित होता है, उन गैस के साथ ये क्रिया करने लगती है, और गैस के साथ क्रिया करती है, जिसके फलस्वरूप जो आयरन होता है Fe, आयरन में ऑक्सीडेशन की क्रिया, ऑक्सीकरण की क्रिया शुरू हो जाती है। और जहाँ आयरन में ऑक्सीडेशन की क्रिया शुरू होती है, तो आयरन जो होता है वो Fe
से कन्वर्ट किस में हो जाता है, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है। Fe है आयरन, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2+ में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जब इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होता है, उसके कारण ये जो आयरन होती है वो रिएक्ट करने लगता है एनोड के समान। इनका जो ये कैसा बिहेवियर करने लगता है, एक एनोड के समान कार्य करने लगता है और Fe जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, Fe2+ में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो Fe2+ आयन बनता है, ये Fe2+ आयन ये आयरन के सरफेस से होते हुए कहाँ पर चला जाता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर की पानी की कुछ बूंदे उपस्थित होती है वहां पर ऊपर चला जाता है और Fe2+ ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद ये Fe2+ H2O या फिर ऑक्सीजन H2O और ऑक्सीजन इन दोनों के साथ क्रिया करने लगती है। ये क्रिया को भी एक्सप्लेन करूंगी मैं यहाँ पर। तो ये किसके साथ, इन दोनों के साथ आपस में क्या करने लगता है, क्रिया करती है और क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनता है, रस्ट बनता है। जैसे सपोज करें ये आपका रस्ट है, तो ये यहाँ पर कुछ रस्ट बन जाता है और जब Fe2+ जो है वो H2O और O2 से क्रिया करता है तो ये रस्ट का फॉर्मेशन होता है और जहाँ पर ये रस्ट का फॉर्मेशन होगा वो वहाँ पर रिडक्शन की प्रोसीजर होती है। रिडक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर किसका जमाव होता है, रस्टिंग का या अशुद्धि का जमाव होता है। इसलिए ये जो अशुद्ध आयरन होता है वो रिएक्ट करने लगता है कैथोड के समान। तो ओवरऑल यदि हम देखें तो ये जो आयरन मतलब संक्षारण की क्रिया के फलस्वरूप इसमें एनोड और कैथोड दोनों का फॉर्मेशन होगा, एनोड भी बनेगा और कैथोड भी बनता है। तो जो अशुद्ध लोहा होता है, यहाँ पर हम लिख दें, जो अशुद्ध लोहा होगा वो कार्य करता है आपका कैथोड का कार्य करेगा। अशुद्ध लोहा किसका कार्य करेगा, तो वो कैथोड का कार्य करता है। जितना अशुद्ध लोहा या रस्ट का जमाव होगा वो किसका काम करेगा, तो वो कैथोड का काम करेगा। और जहाँ पर शुद्ध लोहा उपस्थित रहता है, जैसे शुद्ध लोहा उपस्थित कहाँ पर रहता है, सतह पर, तो जो शुद्ध लोहा होती है वो कार्य करता है, एनोड का कार्य करता है। और जब दोनों क्रिया एक साथ होने लगती है, इसमें एनोड और कैथोड के द्वारा यहाँ पर क्या होने लगती है, एक प्रकार की सेल अभिक्रिया संपन्न होने लगती है। और यहाँ पर ये जो आपका विद्युत रासायनिक सेल के समान बिहेव करेगा, विद्युत रासायनिक सेल के समान बिहेव करता है। इसलिए ये जो संक्षारण की क्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत रासायनिक घटना। क्योंकि यहाँ पर एनोड और कैथोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसीजर होता है, जिसके फलस्वरूप हमें एक सेल मिल जाता है और उस सेल को नाम भी दिया गया है और उस सेल को नाम दिया गया है संक्षारण सेल। जो संक्षारण की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, संक्षारण सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ये प्रोसीजर होता है। तो ओवरऑल हम क्या देखें, इसकी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखें, इसका समीकरण देख लेते हैं। ये थ्योरिकल हो गया, इसका क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन या केमिकल समीकरण, रासायनिक सूत्र केमिकल इक्वेशन लिखें। तो सबसे पहले क्या हो गया, Fe जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका Fe2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो गया है कि ये जो H2O है, ये जो Fe2 बना हुआ है ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप, ये Fe2+ ये वायुमंडल के H2O जल और ऑक्सीजन दोनों के साथ क्रिया करता है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्लस H2O दोनों के साथ क्रिया कर लेती हैं और दोनों के साथ क्रिया करके इसको हम लोग थोड़ा हाई वैल्यू लेते हैं, वाटर का 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और ऑक्सीजन का एक ही और आयरन का भी 4 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो ये दोनों आपस में क्रिया करेगा, ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा, इसको शॉर्ट में लिख देना, ये सॉलिड, गैस, देन आपका क्या रहेगा, लिक्विड।
ये दोनों आपस में सभी क्रिया करेगा, वो क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, Fe2O3 और कितना बनेगा Fe2O3 कितना बनेगा, तो वो 2 मॉलिक्यूल बनता है, 2 मॉलिक्यूल क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस, ये कैसा रहेगा, सॉलिड के फॉर्म में, और इसके साथ साथ क्या बनता है आपका, तो 8 मॉलिक्यूल क्या निकलता है, H+ आयन निकलता है, 8 मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, H+ आयन यहाँ से निकलता है। तो ये जो Fe2O3 बना हुआ है उसको हम नाम क्या देते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो इसको कहा जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड पूरा जो क्रिया होती है उसको बोले तो पूरा क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, या हम लोग सीधा बोल दें तो फेरिक ऑक्साइड बनता है। और ये जो फेरिक ऑक्साइड बनता है, ये जो फेरिक ऑक्साइड होता है, इस फेरिक ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, जंक या रस्टिंग बोलते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो इस प्रकार इनमें केमिकल प्रोसीजर होता है, केमिकल प्रोसीजर के फलस्वरूप हमें फेरिक ऑक्साइड मिलता है, और फेरिक ऑक्साइड जैसे ही बनता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुद्ध लोहा वो अशुद्ध लोहे में कन्वर्ट हो जाता है, या उसमें रस्टिंग उत्पन्न हो जाता है, या उसी को हम लोग रस्ट बोल देते हैं। अब इसमें देखो थोड़ा सा, ये जो फेरिक ऑक्साइड बनता है उसके साथ साथ यहाँ पर H+ आयन भी बनता है, और ये H+ जो आयन होता है वो पुनः विद्युत रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पुनः इस सेल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने लगता है। H+ आयन क्या करता है, तो वो पुनः इस सेल अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, और इस प्रकार से हम देखें तो संक्षारण की जो प्रोसीजर होती है वो लगातार ये कंटिन्यू चलते रहती है। ये संक्षारण की प्रक्रिया जो है वो रुकती नहीं, वो हमेशा धीरे धीरे प्रोसीजर इसमें चलते रहता है, और इसके फलस्वरूप हम इसको थोड़ा सा इस समीकरण को और परिवर्तित रूप में लिख लें, Fe2O3, और यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम लोग क्या ले लें, एक्स मॉलिक्यूल, मीन्स ये क्या है, काउंट नहीं करेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम लोग कितना मान लें, एक्स मान लें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe2O3 और XH2O, तो दैट इज कॉल आपका रस्टिंग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रस्टिंग बोलते हैं इसको। और यही जो क्रिया होती है वो जंग लगने की इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी होती है। तो इतना इसके अंतर्गत आपको देखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के अंतर्गत। उसके बाद हम लोग देखें थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल जो संक्षारण होती हैं, ये संक्षारण बढ़ाने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, रफ कर दें इसको, 9:30 कितना टाइम और बचे, इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं। संक्षारण से बढ़ाने वाले कौन कौन से कारक होते हैं जो बढ़ाता है, तो पहला यहाँ पर लिख दे दूं, संक्षारण बढ़ाने वाले कारक, पॉइंट में ही इसको बता रही हूँ कौन कौन से ऐसे कारक है जो संक्षारण को बढ़ाता है। तो पहला हो गया आपका मॉइस्चराइजर, मीन्स नमी एवं हवा। पहला कारण क्या है, नमी एवं हवा। जब हम किसी भी धातु को नमी में या हवा में खुले छोड़ देते हैं तो उसमें रस्टिंग इजली हो जाता है, और ये रस्टिंग क्रिया को बहुत ज्यादा बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा देखें तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जो क्रिया धातु की क्रियाशीलता, मीन्स जो धातु अधिक धातु की क्रियाशीलता, देखिए जो धातु अधिक क्रियाशील होता है उनमें रस्टिंग की प्रोसेस बहुत अधिक होती है, और जो कम क्रियाशील धातु होती है उनमें रस्टिंग की प्रोसेस धीमी गति से होती रहती है। तीसरा पॉइंट देखें तो जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंट में रस्टिंग की प्रोसेस तेजी से हो, ये इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करता है, रस्टिंग प्रोसेस को बढ़ाने का कार्य करता है। पीएच मीडियम ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होती है उसका पीएच मान देखें या उस मीडियम है उसके पीएच पर भी डिपेंड करता है
संचारण की क्रिया यदि ज्यादा पीएच हाई पीएच है तो उस कंडीशन में संचारण क्या होगा, और लो पीएच है तो वो मीडियम की जो पीएच है उस पर डिपेंड करता है संचारण की प्रक्रिया। तो ये आपका संचारण बढ़ाने वाले कारक होते हैं। खत्म हुई? तो रुकना थोड़ा सा बचा है ये। फिर आता है संचारण को से बचाव। ये लास्ट है आपका संचारण से बचाव। हम कैसे संचारण से मतलब जंग लगने से बचा सकते हैं? तो जनरली आप लोग घर में भी अपने खिड़की, अलमारी या किसी भी चीज को जंग लगने से बचाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हो। तो पहला उपाय कौन कौन सा है? तो हम क्या करें, धातु की सतह पर क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। धातु की सतह होती है उसके ऊपर हम कोई भी दूसरी धातु का परत चढ़ा देते हैं, जिससे धातु जो होती है वो जंग लगने से बच जाता है। बाय पेंटिंग, पेंटिंग करते हैं जनरली हम लोग घर में, जो खिड़कियां या दरवाजे यूज करते हैं उसको पेंट कर दिया जाता है। तो बाय हम क्या लिखेंगे, बाय पेंटिंग। पहला पेंट करके, पेंट करके हम लोग बचा सकते हैं। दूसरा देखें तो उस पर क्या करें, धातु की परत चढ़ा करके, कोडिंग करके, धातु की परत चढ़ा कर करके हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, संचारण रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। और एग्जाम्पल देखें तो इसमें हम लोग क्या है, विद्युत लेपन के द्वारा हम संचारण को रोक सकते हैं। संचारण क्रिया से बचाने के लिए हम उस पर क्या करें, विद्युत लेपन करें, तो इससे भी संचारण से बचाया जा सकता है। और इसमें और देखें तो विद्युतीय रक्षण या कैथोडिक रक्षण के द्वारा भी हम संचारण से बचाव कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपका संचारण होता है और इतना आपको देखना है। सबसे पहले आपको संचारण का डेफिनेशन देख लेना है, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल देखना है, उसके बाद उसका इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी देखनी है, फिर आपका संचारण को बढ़ाने वाले कौन कौन से कारक है और संचारण से बचाव करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इतनी प्रोसीजर इसके अंतर्गत आपको देखनी है।